नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार से हम जो 11th क्लास की केमिस्ट्री है उसको इस YouTube चैनल के माध्यम से यहां पर कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर हमने पिछले वीडियो में देखा था अपने कि यहां पर जो हुंड का नेम था, यानी हुंड के नेम के अनुसार जो हमारे एटम होता है, एटम के अंदर जो कोश होता है यानी सेल होता है और उसी सेल के अंदर होता है हमारा सबसेल होता है। तो जो सबसेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित किया जाता है उसके नियम को हमने वहाँ पर कंप्लीट ही किया था। अब इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा अफबाऊ का नियम है, यानी अफबाऊ ने भी यानी जो हमारा एटम होता है उसके सबसेल जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित किया जाता है यानी किस प्रकार से भरे जाते हैं। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर एक नियम को प्रस्तुत किया है जिसे ही क्या कहा जाता है, अफबाऊ का नियम कहते हैं। इसी नियम को यहाँ पर n+l का नियम भी कहते हैं। देखिए जो n है, यहाँ पर जो n है वो मुख्य क्वांटम नंबर से है। इसका मान अगर मैं यहाँ पर 1 रखते हूँ, 1 2 3, तो इसी प्रकार से कक्षाओं की संख्या यहाँ पर बढ़ती जाएगी। जो l है वो उपकोष है यानी सबसेल है, यानी सबसेल इसका जो मान होता है 0 1 2 3 इस प्रकार से होता है। s ऑर्बिटल के लिए 0 रहता है, p के लिए 1 होता है और d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। तो चलिए l का मान अगर मैं यहाँ पर s रख देता हूँ तो इस प्रकार से हो जाएगा, इसी प्रकार से 2s हो जाएगा, इसी प्रकार से 3s हो जाएगा। इन्हें बढ़ते हुए इस प्रकार से क्रम में इनको हम रख देंगे। तो इसे ही नियम को कौन सा नियम कहा जाता है, n+l का नियम भी कहा जाता है। और आगे देखते हैं कि ये जो नियम है हमारा वो है अफबाऊ का नियम। यानी अफबाऊ के नियम के अनुसार किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पे जो अफबाऊ लिखा है ये एक जर्मन शब्द है, और जो जर्मन शब्द है यानी ये जो अफबाऊ लिखा है ये एक जर्मन शब्द है, और इसी जर्मन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है क्रमिक रचना का नियम। देखिए क्रमिक रचना का मतलब होता है यानी क्रम से यानी बढ़ते हुए क्रम में यानी एक व्यवस्थित क्रम में इलेक्ट्रॉनों को वितरित करना है कक्षकों के अंदर। जो हमारे सबसेल होते हैं यानी उपकोष होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक क्रमिक रूप से हमें इलेक्ट्रॉनों को वितरण करना है। यानी किस प्रकार से करना है, सबसे पहले इस नियम को हम कंप्लीट ही लिख लेते हैं। कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को वितरित करने के लिए अफबाऊ ने एक नियम दिया। उस नियम को अफबाऊ का नियम कहते हैं। अफबाऊ का नियम कहते हैं। इसके अनुसार कक्षक या फिर इन्हें बोलते हम उपकोष यानी सबसेल में इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा यानी उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के अनुसार उनमें इलेक्ट्रॉनों को वितरित किया जाता है। तो सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक या कक्षकों में इलेक्ट्रॉन वितरित करते हैं। इसके बाद उससे उच्च ऊर्जा कक्षक में प्रवेश करते हैं। यानी
जो हमारे उपकोष रहेंगे उनको उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के अनुसार उनमें इलेक्ट्रॉनों को वितरित किया जाता है, और जब तक उनमें वितरित किया जाता है जब तक कि वो उपकोष पूर्ण रूप से भरा नहीं जाए। तो इसी प्रकार से किस प्रकार से करेंगे, यानी हम देख लेते हैं सबसे जो कम एनर्जी होती है वो पहली कक्षा के एस ऑर्बिटल की होती है। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रवेश कराना है, 1s में कराना है। 1s के बाद में यहाँ पर 2s में कराना है। 2s के बाद में 2p में कराना है। 2p से जो एनर्जी होती है वो 3s में होती है। 3s से 3p की होती है, और 3p के बाद में हमें मालूम है कि 3d आने वाला है, किंतु इसकी एनर्जी 4s से कम होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4s, और इसी के बाद आएगा हमारा 3d, और इसी के बाद आएगा हमारा 4p, और 4p के बाद में आ जाता है हमारा 5p, और इसी के बाद में आ जाता है हमारा यहाँ पर 4d ऑर्बिटल्स आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो क्रम चलता रहेगा वो क्रम आगे बढ़ता रहेगा, यानी सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे वो सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में प्रवेश कर लेंगे। ये अबव के नियम के अनुसार ही होता है। इसी नियम को n+l का नियम भी कहते हैं। चलिए, जो हमारा क्रम है इस क्रम को हम किस प्रकार से नोट या याद कर सकते हैं, तो इसको याद करने के लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को बनाएंगे, और उस स्ट्रक्चर में हम इनके क्रम को जल्दी से याद करेंगे। चलिए, इसको जब तक आप नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा इसको याद करने के लिए या इसको किस प्रकार से हमें प्रवेश कराना है, या हमें ये किस प्रकार से याद होगा। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पर एक क्रम प्रस्तुत किया है, यानी हमें मालूम है कि जो पहला एस रहेगा उस एस में एक इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। डी में 1 से लगाकर 6 को, डी में 1 से लगाकर 10, और एफ में 1 से लगाकर 14 तक इलेक्ट्रॉनों को वितरित करना है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश कर सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। इसी के बाद में आता है हमारा, तो यहाँ पर जो पहली कक्षा होगी या पहला ऑर्बिटल्स होगा पहली कक्षा के एस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। उसी के बाद में जो दूसरी कक्षा रहेगी उसके एस और पी ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे। उसी के बाद हमारा तीसरी कक्षा के एस पी डी ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे। इसी के बाद में हमारे जो चौथी कक्षा है उसके एस पी डी एफ में प्रवेश करेंगे। जो हमारी पांचवी कक्षा है उसी के एस पी डी एफ में प्रवेश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश करेंगे। 1s के बाद में जो प्रवेश करेंगे वो 2s में करेंगे, और 2s के बाद में जो प्रवेश करेंगे वो 2p में करेंगे, और 2p के बाद में करेंगे हमारे 3s में। 3s के बाद जो प्रवेश करेंगे वो करेंगे हमारे 3p में करेंगे। इसी के बाद आएगा हमारा 4s में करेंगे, और 4s के बाद अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा 3d करेगा। तो यहाँ इसको याद करने का, यहाँ पर 1s से रहेगा, पहली कक्षा में s ऑर्बिटल होगा, दूसरी कक्षा में s और p ऑर्बिटल रहेगा, तीसरी कक्षा में s p और d रहेगा, चौथी में 4p 4d 4f रहेगा ऑर्बिटल से, पांचवी कक्षा में 5s 5p 5d और 5f यहाँ पर ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो इसी के बाद आएगा हमारा 4p में आएगा, 4p के बाद 5s में जाएगा, और 5s के बाद में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वो 4d में, और इसी क्रम में आगे 6s में इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करेंगे। यानी ये क्रम रहेगा अबव के नियम के अनुसार। और अगर हम फिर पीछे आते हैं तो 6s के बाद में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रवेश करेगा 4f में करेगा। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रवेश करते जाएंगे। चलिए, इस नियम के अनुसार हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है वो है हमारा हाइड्रोजन, और उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 ही होता है। तो हम सबसे पहले 1s में जाएंगे। 1s में एक भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है और 2 भी आ सकता है। तो क्योंकि हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 1 ही है तो यहाँ पर 1s 1 आएगा। इसी के बाद में हम देखें तो हीलियम है, और हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 होते हैं, तो 1s 2 हो जाएगा। यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रत्येक जो परमाणु होता है उसके एटम में पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी जो वैलेंसी रहेगी वो 0 रहेगी, यानी यह जो हीलियम है वो अक्रिय गैस रहेगी। इसी के बाद में हमारा जो आता है लिथियम आता है, और लिथियम का होता है 1s
2 हो जाता है, यहाँ पर होगा। इसी के बाद में आएगा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और 2s1 होगा। तो देखिए दूसरी कक्षा में 2p भी होता है लेकिन ये रिक्त रहेगा, और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर रहेगी 1 रहेगी। जब 1 रहेगी तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देगा, और जब देगा तो इसकी वैलेंसी जो रहेगी वो रहेगी +1 रहेगी। इसी के बाद में देखें तो यहाँ पर जो देखें हम बेरिलियम, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 4 होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 1s2 2s2 2p1 कर देंगे, यानी जब s कंप्लीट हो जाता है तो हम इलेक्ट्रॉन 2p में चले जाएंगे, और p में जब तक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वितरित जब तक कि उसमें 6 नहीं हो जाता। तो यहाँ पर p1 हो जाएगा। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 और 1 3 होगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देगा, तो इसकी +3 हो जाएगी। इसी के बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बोरान है और उसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s2 2s2 और 2p2 होगा। तो यहाँ पर देखें कि जो इलेक्ट्रॉन है इसमें वो बाह्यतम कोश में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे थे, 2 और 2 4 और एक ये करना है हमें 5, तो इसी में ज़्यादा हो गए थे हमारे, 4 करना था, ये 1 नहीं होगा, यानी ये गलत हो गया अपना कि 1s2 2s2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2p खाली रहेगा। तो इसमें बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो रहेंगे +2 रहेंगे, यानी इसकी जो वैलेंसी रहेगी +2 रहेगी, और इसकी जो वैलेंसी रहेगी यहाँ पर 2 और 1 ये 3, तो इसकी रहेगी +3। और इसी के बाद में अगर हम देखें तो जो कार्बन है, यानी जो कार्बन और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। यानी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, हमारी 4 हो जाती है। जब 4 होगी तो ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। इसी के बाद अगर हम नाइट्रोजन की बात करें 7 नंबर पर होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 और 2p यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, तो ये 5 देगा नहीं, 3 यहाँ पर लेगा, और जब ये लेता है तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर -3 हो जाएगी। इसी के बाद में अगर हम देखें तो ये है हमारा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा, और बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी, तो वो होगी हमारी 4 और 2 6 होगी, तो ये 2 लेगा। और इसी के बाद अगर हम देखें तो फ्लोरीन है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। देखिए हम क्रम इसी प्रकार से चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1s2 ये वाला, इसी के बाद लिखेंगे हम 2s2 और उसी के बाद में लिखेंगे 2p, और 2p में हो जाएंगे 5, क्योंकि यहाँ पर बता दिया है कि p में 1 से लगाकर 6 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएंगे 5 और 2 हो जाएंगे 7, और जब 7 होंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, और इसी के बाद में आ जाता है हमारा नियॉन, और नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हो जाता है 10। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p6। देखिए जो अंतिम कक्षा है दूसरी, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से हो चुके हैं, क्योंकि 6 और 2 8, और यही हमारा अष्टक नियम होता है कि कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए किसी को देता है या किसी को लेता है, या फिर आपस में क्या कर लेता है, उससे साझेदारी कर लेता है, वही क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है या संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर जो नियॉन होता है उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो चुकी है, 8 हो चुकी है। जब 8 होगी तो वो ना किसी को लेगा और ना ही किसी को देगा और ना ही किसी से साझेदारी करेगा, इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी 0, यानी ये अक्रिय गैस रहेगी। तो एक ये अक्रिय गैस और एक ये हमारे दोनों हीलियम। तो हीलियम और नियॉन ये अक्रिय गैस है। इसी के बाद और भी गैस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। ये 18 समूह की जो गैसें हैं ये अक्रिय होती हैं, क्योंकि इनके अष्टक क्या होते हैं, अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण होते हैं। तो ये ना किसी से क्रिया करती हैं और किसी प्रकार की क्रिया को नहीं दर्शाती हैं। चलिए इसी के बाद में हम यहाँ पर 10 का हो चुका है। इसी के बाद अगर हम देखें तो 11 नंबर का देख लेते हैं, और 11 नंबर पर है हमारा सोडियम। देखिए यहाँ से वैलेंसी को ज्ञात कर सकते हैं हम, किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी। तो यहाँ पर सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 1s2 करेंगे, और इसी की बात करेंगे हम 2s2 करेंगे, और इसी के बात करेंगे 2p6। यहाँ पर आ गए हैं।
इसी के बाद हम अगले प्रवेश करेंगे कि 2, 2, 4 और 6 कितने हो गए हैं 10। तो हम कौन सी कक्षा में प्रवेश करेंगे, तीसरी कक्षा में करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 3s1। यानी तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 1 रहती है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो होती है हमारी +1 होती है। यहाँ पर देख लेते हैं मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6 और ये हो जाता है 3s2। यानी तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या +2 रहेगी, क्योंकि बाह्यतम कोष जो s ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 2 है। चलिए इसी प्रकार से इनको नोट करते भी जाइए, आप लिखते भी जाइए, ताकि आप आसानी से 1 से लगाकर 50 तक या 100 तक इस सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी को आसानी से निकाल सकते हैं अब्बाउ के नियम के अनुसार। चलिए अब मैं यहाँ पर एक 20 नंबर का बता देता हूँ और उसके बाद में 25 और उसी के बाद 30 नंबर का, और ये इनको करने के पश्चात आप सभी यहाँ पर 1 से लगाकर 50 या 100 तक के एटॉमिक नंबर को याद करेंगे या निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए जो किस नंबर पर है हमारा 21 नंबर पर, वो है SSC यानी स्कैंडियम। स्कैंडियम का करेंगे तो ये लिखेंगे 1s2, वहीं से प्रवेश करते जाएंगे हम पहली कक्षा में 2s2, 2p6 यहाँ आ चुके हैं। इसी के बाद आएगा हमारा 3s, तो 3s2 हो जाएगा, और इसी के बाद आएगा हमारा 3p, तो ये लिखा मैंने 3p6। इसी के बाद में आएगा हमारा 4s, लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ पर 3d भी आने वाला है, लेकिन वो 4s से उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, तो पहले 4s आएगा, उसी के बाद में 3d आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 4s2 और 3d यहाँ हो जाएगा 1। यानी बाह्यतम जो कक्षा होगी वो चौथी होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 21 हो चुकी है। जब बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 रहेगी तो इसकी वैलेंसी +2 रहेगी। इसी के बाद में हम देखते हैं, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। 25 और 20 जो 5 है उस पर जो हमारा एलिमेंट्स है वो है मैग्नीज, तो इसका करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और इसी के बाद आता है हमारा 4s2 और यहाँ आ जाता है हमारा 3d5। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस प्रकार से वितरित करते हैं। यानी सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश कराते हैं, उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश कराते हैं। इसी के बाद में जो 30 नंबर पर है वो है हमारा जिंक, और जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है 30 होता है, तो इसका लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6। देखिए मैं वहाँ से लिख रहा हूँ, आप वहाँ पर भी देखते जाइएगा। 1s है हमारा यहाँ पर, इसी के बाद 2s है, 2s के बाद 2p है, फिर 3s है, 3p है, 4s है और यहाँ पर 3d है। ये इस प्रकार से यहाँ पर क्रम है। अब इसके बाद में आएगा हमारा, तो वो आएगा हमारा 3s आएगा, तो 3s2 कर दूंगा, 3p6 कर देंगे, और 3p के बाद में आ जाएगा 4s2, तो यहाँ पर लिख देंगे 4s2। इसी के बाद में आएगा हमारा 3d10। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 30 हो चुकी है, किंतु इसकी वैलेंसी निकालने के लिए हम बाह्यतम कोष को देखेंगे। तो बाह्यतम जो कोष है वो है 4s, और जब 4s में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो ये इसकी जो वैलेंसी रहती है वो +2 रहती है। यानी जिंक की +2 से वैलेंसी प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो जिंक है वो +2 वैलेंसी प्रदर्शित करेगा, स्कैंडियम वो भी +2 करेगा। तो मैं बता दूं कि जो 21 से लगाकर जो 30 तक एटॉमिक नंबर आते हैं हमारे, वो डी ब्लॉक के ही होते हैं। यानी D1, D2, D3, D4, D5 और D6, 8, 9 और 10 होगा। तो यहाँ जिंक पर होकर यहाँ पर 3D में 10 हो जाएगा। अब मैं आपको पुनः बता दूं कि ये जो हमारा अब्बाउ का नेम है, अब्बाउ के नेम में कुछ अपवाद भी हैं। यानी इस नेम के कुछ अपवाद हैं, वो है हमारा क्रोमियम और यहाँ पर कॉपर। यानी यहाँ पर हमें कभी भी यानी 3D4 और 3D9 ये 2 को हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नहीं भरना है। जब नहीं भरना है तो इनमें या तो 5 होना चाहिए या फिर यहाँ पर जो होगा या 3 होना चाहिए। तो जब 5 होगा तो ये स्थायित्व प्राप्त करेंगे। अब क्यों करेंगे, इनमें किस प्रकार से रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
वो आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। यानी ये अफवाद हैं और ये इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।